हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अशोक मित्तल, आपका केमिस्ट्री टीचर। और बेटा आज के सेशन में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम या जिस चैप्टर को आप कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, इनके सारे 2021 के आए हुए जेईई मेंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए, पेन और कॉपी लेके। सभी को मैं टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का। पहले तो जाइए तुरंत कॉपी पेन लेके आइए, ठीक है, बिकॉज बिना कॉपी पेन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट तो हो नहीं सकते, है ना। देखने से कभी नहीं होता। आप जैसे मान लीजिए आपको तैरना सीखना है, स्विमिंग सीखनी है, तो क्या स्विमिंग सीखते हुए आदमी को देख के आप स्विमिंग सीख सकते हो? नहीं सीख सकते ना। तो बिल्कुल वैसे ही कभी किसी को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देख के आप क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सीख सकते। आपको स्विमिंग सीखने के लिए जिस प्रकार से पानी में खुद उतरना पड़ता है, बिल्कुल वही बात बच्चों यहां पर है। क्वेश्चन सॉल्व करने सीखने के लिए आपको क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना पड़ता है। समझ में आई बात? जिस प्रकार से स्विमिंग, जब आप पहली बार कूदोगे पानी में तो नाक में पानी जाएगा, मुंह में पानी जाएगा, छटपटाओगे, सांस नहीं आएगी, लफड़े होंगे, मन करेगा, लगेगा ऐसा कि स्विमिंग में तो कभी सीख ही नहीं पाऊंगा। बट वही है कि जब आप लगे रहेंगे तो ऑफकोर्स 10, 12, 15 दिन के बाद सीख ही जाओगे। जैसे हर कोई इंसान, हर इंसान सीख जाता है, वैसे ही आप भी सीख जाओगे। बिल्कुल वैसे ही बच्चों प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करना होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कभी आएगा ही नहीं, ये बिल्कुल आएगा आपको, बस आपको स्ट्रगल करना है। स्ट्रगल वाला पार्ट में पेशेंस रखना है। जैसे ही आप उसको पेशेंस रखेंगे आपका काम हो जाएगा। सो आज के इस सेशन में मैं 2021 के सारे जेईई मेंस के क्वेश्चंस आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के कराऊंगा। और इसके लिए हर क्वेश्चन के लिए रूल ये, मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, 1 मिनट का टाइम आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए। उस 1 मिनट में आप अटेम्प्ट करेंगे। अब यस, हो सकता है आप बोलोगे कि सर जेईई मेन में तो सर 2-2.5 मिनट मिलता है सर एक क्वेश्चन करने के लिए, हम यहाँ 1 मिनट में कैसे करेंगे? तो बेटा मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 1 मिनट में आप बेसिक फॉर्मूला लिख देंगे, बेसिक फॉर्मूले लिख देंगे, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बस कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ के बाकी सारा काम कर लेंगे, जो कि किया जा सकता है। ठीक है, हमारी भी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको इस क्लास में कराने की, इसलिए आपको ये 1 मिनट का ही टाइम मैं दे पाऊंगा, उससे ज्यादा देने में बहुत ज्यादा टाइम लगने लगता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। बिल्कुल ऐसे सॉल्व करूंगा एज इफ कि मैं एग्जाम में बैठा होता तो मैं कैसे सोचता। तो मैं आपको पूरा उसका थॉट प्रोसेस भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन देखा तो मैंने क्या सोचा, और उस सोचने के बाद मैंने कैसे स्टेप्स में फॉरवर्ड प्रोसीड किया। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन। ये है क्वेश्चन नंबर 1। आपके स्क्रीन पे मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं और उसके बाद आपको 1 मिनट का पूरा टाइम दूंगा अटेम्प्ट करने का। ठीक है, तो the question is a 50 watt bulb emits a monochromatic red light of wavelength इतना नैनोमीटर. The number of photons emitted per second by the bulb is x into 10 की पावर 20. Then the value of x is. तो बड़ा ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन था बच्चों, ये इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने जनरली कर भी रखे होंगे, राइट। तो चलिए आपका टाइम शुरू हो रहा है। अब ये दिख रहा है आपको यहाँ काउंटडाउन टाइमर 57, 56, 55 शुरू हो गया। 1 मिनट का टाइम है, फटाफट अटेम्प्ट करिए, फटाफट सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए शुरू हो जाइए। 40 सेकेंड्स आर लेफ्ट। सभी बच्चों को कॉपी पेन निकालना है और तुरंत अटेम्प्ट करना है बच्चों, बिना अटेम्प्ट किए नहीं सीखेंगे आप, है ना। तो सभी बच्चे अटेम्प्ट करिए क्वेश्चंस को। 25 सेकेंड बचे हैं बच्चों बस। 15। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए, सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, दैट्स इट। सो बेटा टाइम आपका पूरा हो चुका है। सभी बच्चे यहां देखेंगे। सो हम सभी जानते हैं पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी इज गिवन बाय n टाइम्स ऑफ hc बाई लैम्डा। आपको बच्चों पूछा गया था 1 सेकेंड में कितने फोटॉन्स एमिट हुए। तो मान लेते हैं t की वैल्यू यहां 1 सेकेंड रख लेते हैं ना, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी आ गया। सो E इज इक्वल टू, अब n की वैल्यू निकालनी है, तो एनर्जी आपको कितनी दी हुई है, देखिए 50 वाट दिया, तो 50 जूल पर सेकेंड हो गया, 1 सेकेंड में 50 जूल एमिट किया। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स n हमको निकालना है, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर -34 हो गई। c की वैल्यू बेटा हम जानते हैं कितना, 3 इंटू 10 की पावर 8 hc बाई लैम्डा।
लैम्डा दिया आपको 795 नैनोमीटर, मतलब इंटू 10 की पावर -9। इस पूरी कैलकुलेशन को जब आप करेंगे तो यहां n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू बेटा आपकी कुछ निकलेगी ऐसे 1.997 इंटू 10 की पावर 20 फोटॉन्स, जिसको आप इंटीजर टाइप आंसर मार्क करने के लिए 2 इंटू 10 की पावर 20 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और आपको यह बोला गया था कि अगर आपका आंसर x इंटू 10 की पावर 20 के फॉर्मेट में है तो x की वैल्यू बतानी। तो यहां से बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इज 2। क्लियर है भाई सभी बच्चों को? कहीं कोई डाउट तो नहीं? तो आई होप आपको इस एक क्वेश्चन से फॉर्मेट समझ में आ गया है। हम लोग सभी क्वेश्चंस ऐसे ही करते जाएंगे, जिससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पे। बेटा ये सारे क्वेश्चन में जो पहले करा रहा हूं इंटीजर टाइप करा रहा हूं, बिकॉज ये जनरली फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन से देखा गया है पिछले 2-3 सालों में जितने भी पेपर हुए इंटीजर टाइप क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है, तो ये सारे, और इसी में बच्चों को डर भी ज्यादा लगता है, इसीलिए मैं पहले इसको ले रहा हूं। ऐसा नहीं है एमसीक्यू नहीं आया, उसको भी कराऊंगा मैं आगे, बट इंटीजर टाइप से सिंस स्टूडेंट्स का फियर ज्यादा है इसीलिए मैं इसको पहले करा रहा हूं। चलिए, सो ये है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक प्लस आयन इज। चलिए स्टार्ट हो गया आपका टाइम, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, फटाफट इसको अटेम्प्ट करें। मैं जरा आप लोगों की चैट वैट देखूं कौन कौन आ गया है। लूसीफर यूवी बोल रहा है हाय सर, हेलो सर। जानवी कौशल, आलम पीएसजे, ओके वेरी गुड। अदिति, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लगे रहो बच्चों, करो सभी लोग अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को। तीस सेकेंड हो गए बच्चों। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक, जिंक जिसका एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है 30। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन 4s2 3d10 आता है। अब जब जिंक से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन, 5 सेकंड बचे हैं बस, अब तक आंसर आ जाना चाहिए आपका। ये क्वेश्चन इतना लंबा नहीं था, आ जाना चाहिए था। चलो भाई बच्चों, टाइम इज अप। यहां देखेंगे अब जिंक प्लस जो है, इससे जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बताइए जरा कौन से निकलेगा, 4s से निकलेगा कि 3d से निकलेगा? तो बहुत सारे बच्चों में एक ये मिसकंसेप्शन होता है, उनको लगता है कि 3d से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 3d उनको लगता है बाहर लिखा है तो बाहर आउटर मोस्ट शेल यही है, अब की ऐसा नहीं है बच्चों। वैलेंस शेल हमेशा वो होता है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे बड़ा होता है, इस बात को याद रखो। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहां कितना है 3, यहां कितना है 4, तो बाहर वाला शेल क्या हुआ 4s2। एनर्जी 3d की ज्यादा है, बिल्कुल कोई दो राय नहीं इसमें, बट बाहर कौन है 4s है। तो इलेक्ट्रॉन बेटा जब निकलेगा तो कहां से निकलेगा 4s से निकलेगा, इसीलिए हो जाएगा 4s1 और ये हो गया 3d10। ठीक, अब आपको पूछा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताना है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बच्चों कौन सा हुआ बताएं जरा फटाफट बताइए। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हुआ ये 4s वाला इलेक्ट्रॉन। अब 4s के लिए L की वैल्यू क्या होती है 0, M की भी वैल्यू बच्चों क्या होगी 0, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हुआ 0। समझ में आ गई बात? तो इस क्वेश्चन का आंसर था 0। क्लियर है भाई सभी बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जर्मेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 32 है, इन इट्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज x कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स विथ ml इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ x इज। कितने ऐसे सब शेल्स हैं जिनके m की वैल्यू 0 है, ये पूछा है किसमें 32 एटॉमिक नंबर वाले जर्मेनियम में। ये रहा आपका टाइम स्टार्ट होता है बच्चों अब जरा इसे ट्राई करिए कि जर्मेनियम में इसका पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, शुरू हो जाइए। मैं भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देता हूं करना, सो दैट टाइम हमारा वेस्ट ना हो। हाँ भाई, सभी बच्चों को ट्राई जरूर करना है क्वेश्चन को।
हाय बच्चों, टाइम इज अप नाउ। चलिए सभी बच्चे अब यहां देखेंगे। तो सबसे पहले तो जर्मेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 32 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हमने, जो कि क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, आर्गन वाला क्यों नहीं लिखा जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था? इसलिए बच्चों बिकॉज इधर से हमको ये देखना है कि कितने फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स है, वो इसमें क्लियरली दिखेगा, इसलिए ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, राइट। अब इसमें कौन कौन फुली फिल्ड है बच्चों? ये फुली फिल्ड है। अब इधर पर एक बार ml की वैल्यू होगी 0 बिकॉज ये s सब शेल है, तो एक तो ये वाला हो गया, ठीक। दूसरी बात 2s2 में भी ml की वैल्यू क्या होगी 0, तो एक ये सब शेल हो गया, ऑर्बिटल हो गया जिसमें ml की वैल्यू 0 है। 2p6 में बच्चों देखिए, अब भरने को तो ये देखिए पूरा पूरा ऐसे भरा होगा, है ना। अब इसमें एक में ml की वैल्यू होगी 0, एक में होगी +1, एक में होगी -1, तो एक ml 0 इनमें से ये वाला आ गया, तो ये 3 ऑर्बिटल तो अभी तक आ गए। अगेन 3s, इसमें भी ml की वैल्यू होगी 0। 3p में एक की ml की वैल्यू 0 होगी बिकॉज एक होगी +1, एक होगी -1 और एक होगी 0। 4s में एक की 0 होगी। अब 3d में बच्चों 3d भी पूरा भरा हुआ है, देखिए आप, है ना। तो इसमें -2 -1 0 +1 +2 5 वैल्यूज हैं, इनमें से एक ऑर्बिटल की वैल्यू होगी 0। तो अब जरा चेक करते हैं टोटल 4p, तो देखिए कंप्लीटली फिल्ड है ही नहीं। आपको क्या बोला था, एक और बात ध्यान से देखेंगे, हो सकता है कुछ बच्चे सोच रहे हो सर 4p में भी तो एक में 0 होगा ml, बट बेटा आपको पूछा है कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स का निकालना है, तो इसीलिए उसमें उसको हम काउंट नहीं करेंगे। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका बच्चों सही आंसर हो गया 7। कोई डाउट भाई किसी बच्चे को? क्लियर है? लूसीफर, जानवी, अनिल कुमार। चलिए, सो ये बच्चों जेई मेन 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अभी अभी जुड़े, जेई मेन 2021 के, ठीक, क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आपकी स्क्रीन पे है, आपका टाइम शुरू होता है, अब जरा इसको ट्राई करिए। द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक इंफ्रारेड रेंज फाइंडर ऑफ पावर 1 MW। अब इस MW का मतलब खुद से समझना है, यहां पर 1 MW क्या है, मिली वॉट है। स्मॉल m का मतलब होता है मिली, कैपिटल M का मतलब होता है मेगा, मिली का मतलब 10 की पावर -3, मेगा का मतलब 10 की पावर +6, और वेवलेंथ 1000 नैनोमीटर in 0.1 सेकेंड इज x into 10 की पावर 13, देन द वैल्यू ऑफ x इज। चलो बच्चों करो इसको जरा। चलिए भाई फटाफट करिए सभी बच्चे, 23 सेकेंड बचे। फॉर्मूलाज लिख लेना है, कम से कम सब्स्टिट्यूशन कर देना है, सो दैट आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आपको अप्रोच सही थी कि नहीं थी। 1 मिनट में अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है क्या करना है, तो इसका मतलब आपकी तैयारी वीक है, अभी आपको और तैयारी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, बेसिक्स पढ़ने की जरूरत है। चलिए भाई, सो अब देखिए बच्चों, यहां पर आपको पावर दिया था 1 मिलीवॉट, तो एनर्जी निकाल लेते हैं पहले। तो एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम, सो पावर है 10 की पावर -3 वॉट, 1 मिलीवॉट इंटू टाइम, और टाइम दिया है 0.1 सेकेंड, तो बेसिकली ये हो गया 10 की पावर -4 जूल। पहले तो ये आ गया। अब E इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ hc बाई लैम्डा, n टाइम्स ऑफ hc बाई लैम्डा। लैम्डा कहाँ है, दिया लैम्डा, फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर, नंबर ऑफ पावर ऑफ 1 मिलीवाट, वेवलेंथ, अच्छा वेवलेंथ दी है hc बाई लैम्डा। सो एनर्जी बच्चों यहां रख दिया 10 की पावर -4, n की वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू 6.626, 10 की पावर -34, c की वैल्यू एज यूजुअल 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा। लैम्डा देखिए 1000 नैनोमीटर है, तो 1000 इंटू 10 की पावर -9, ठीक। यहां से बेटा आप लोग सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, n की जब वैल्यू निकालोगे आप, तो ये आएगा 50 इंटू 10 की पावर 13 फोटॉन्स, और सिंस आपको x इंटू 10 की पावर 13 के फॉर्मेट में पुट करना था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 50। क्लियर है भाई सभी बच्चों को? ये वर्किंग समझ में आ गई कि कैसे हमने किया है इसको? कहीं भी कोई डाउट है तो बोलिए कि सर यहां डाउट है, और अगर क्लियर है तो बोलिए सर क्लियर, ठीक है, राइट, वेरी गुड लूसीफर, जानवी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आपका समय शुरू होता है अब,
और ये क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नहीं है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये बोर्स मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल इसका अच्छा है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन आपने जनरली नहीं देखे। चलिए एनीवेज एक बार ट्राई करिए, 60 सेकंड का समय आपको मिलेगा, तो फटाफट इसे ट्राई करिए। कम ऑन, सभी बच्चों को ट्राई करना है। हाँ भाई, हो गया भाई, टाइम अप होने वाला है। 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड। चलो भाई, वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में फंसे होगे तुम लोग थोड़ा सा, है ना। आप लोगों को लग रहा होगा क्या करें ना क्या करें, है ना। तो सुनो, चलो देखो इधर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। वैल्यू ऑफ 10x बतानी है अगर ए नॉट हमारा बोर्स रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बताइए आपको। सबसे सिंपल फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का क्या जानते हैं, हाफ mv स्क्वायर जानते हैं सर हम, राइट। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्या प्रिंसिपल होता है, यहां पर बोर्स मॉडल में mvr इज इक्वल टू nh/2 ये मान लो इक्वेशन 1, ये मान लो इक्वेशन 2। यहां से आप mv की वैल्यू निकालिए जरा, तो mv की वैल्यू आई nh/2πr, राइट, ये आ गई। अब इसकी वैल्यू आप इसमें पुट करो, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए जरा क्या बन गई। काइनेटिक एनर्जी यहां से बन गई हाफ mv स्क्वायर। तो mv के लिए यहां m पहले पुट करना पड़ेगा, सो हाफ m इंटू, है ना, m इंटू mv, इसको लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर को, नहीं m स्क्वायर भी हो जाएगा। सो हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, तो v की वैल्यू बच्चों निकाल लेते हैं यहाँ, ठीक है। तो रुक जाइए, इसको थोड़ा सा और ठीक कर देते हैं हम, यहां से v की वैल्यू निकालेंगे। सो यहां से v की वैल्यू निकाला तो आपने क्या आया, nh/2πmr। सो हाफ m इंटू वी स्क्वायर। सो वी स्क्वायर के लिए हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ठीक, ये आ गया। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी देखिए जरा क्या बन गया, ये बन गया सर 1/8 इंटू m नीचे रह जाएगा, तो n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 तो खैर यहां से हमने अंदर इसके अंदर ले लिया है, n स्क्वायर h स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर m इंटू आर स्क्वायर। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बना। मैं जानबूझ के धीरे धीरे डिटेल में अच्छे से बता रहा हूं, ठीक है, एकदम आपको जिसे आराम से समझ में आए इसलिए, ठीक है, समझना ज्यादा जरूरी। अब यहां पर जब ये एक्सप्रेशन बन गया बच्चों, अब आर देखिए, रेडियस ऑफ सेकेंड शेल, सेकेंड बोर ऑर्बिट बोला, देखिए यहां ध्यान से। सो रेडियस ऑफ सेकेंड शेल क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल, और रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल इज गिवन बाय ए नॉट। बोर्स रेडियस क्या होता है, ए नॉट होता है। तो रेडियस ऑफ सेकेंड शेल, आर की जगह हम क्या पुट करेंगे, 4a नॉट पुट कर दो। तो देखिए जरा यहां पर अगेन क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बन गया 1/8 इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर इंटू m इंटू आर स्क्वायर की जगह 4a नॉट का स्क्वायर, ठीक। अब करने को इसको जल्दी भी कर सकते रहे, फास्ट भी कर सकते रहे, शॉर्टर मेथड इन द सेंस कि इसको बहुत सारी कैलकुलेशन को अपने मन में कर सकते रहे, बट मैं आपको जानबूझ के दिखा रहा हूं कैसे करना है, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या बना, ये 4 4 16 हो गया, और इंटू 8 मिलके क्या बन गया, 32। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए ये h स्क्वायर अपॉन m a नॉट स्क्वायर को अलग ले लीजिए, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम ले लेते हैं अलग, किसको, h स्क्वायर डिवाइडेड बाई m टाइम्स a नॉट स्क्वायर। तो यहां से h स्क्वायर चले गया, ये m चला गया, a नॉट का स्क्वायर चले गया, बच क्या गया देखिए जरा। तो 4 4 16 इंटू 8,
तो 16 इंटू 8 कितना हो गया? ठीक है, ये यहां पर हमने लिख लिया, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1/8 इंटू 16, राइट, और बस पाई भी आ गया इंटू पाई स्क्वायर, राइट। ये वाला टर्म बच गया। अब इसी की वैल्यू किसके बराबर है बेटा? इसी की वैल्यू किसके बराबर है? यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू 16 इंटू 8 इंटू पाई स्क्वायर, ये करना था आपको। तो और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। तो बेसिकली आपका जब इसकी वैल्यू निकालेंगे ये डिनोमिनेटर की, तो ये 315.5 आई। बट आपको आंसर में बच्चों क्या पुट करना है? x नहीं पुट करना, ध्यान से देखेंगे 10x पुट करना है, इसलिए आंसर हो गया 3155। तो इस प्रकार की चीजें भी ध्यान रखनी होती है। बच्चा क्या करता है, जल्दीबाजी में x को ही आंसर पुट कर देता है, बट x आंसर नहीं है, 10x आंसर है। इस तरह के सवालों में आपको केयरफुल रहना है इन बातों के लिए, और इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 3155। एक बार दोबारा से बता देता हूं, देख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है, mvr इक्वल टू NH/2 होता है। v की वैल्यू यहां से निकाल के हमने वहां सब्स्टिट्यूट किया, फिर रेडियस जो सब्स्टिट्यूट करना था वो 4 टाइम्स a0 इसलिए पुट किया बिकॉज रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो सेकेंड शेल का रेडियस विल बी 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट शेल का, और फर्स्ट शेल का रेडियस इज गिवन बाय a0। फिर यहां जब सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया, तो 1 अपॉन दिस वैल्यू आई, इससे इसको कंपेयर किया, x की वैल्यू आई 315.5। हाउएवर हमको आंसर में 10x सब्स्टिट्यूट करना था, इसलिए आंसर हो गया 3155। क्लियर है बच्चों? चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा अब आपके स्क्रीन पे। इसको सॉल्व करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चन है, राइट। सो आप लोग वेल फैमिलियर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। चलिए इसको सॉल्व करिए। 60 सेकंड शुरू होता है आपका अब। फटाफट ट्राई करेंगे भाई सभी बच्चे इसको। कम ऑन डियर स्टूडेंट, देवजीत चंद्रा, जानवी कौशल, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अठारह सेकेंड बचे हैं बच्चों, फटाफट सॉल्व करिए, इसका आंसर बताइए। थोड़ी सी कैलकुलेशन इस केस में ज्यादा है, तो आपको मैं 15-20 सेकेंड और एक्स्ट्रा दे दूंगा। है ना, टाइम ऊपर हो गया है बच्चों। चलिए रुक जाइए, अब मैं आपको करके दिखा रहा हूं, उसको आप देखेंगे, ठीक है। चलिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मेटल सरफेस एक्सपोज टू 500 नैनोमीटर रेडिएशन, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको इतनी हर्ट्ज, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बताना है। तो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है इस सवाल में, हाउएवर सवाल में ऐसा कोई बहुत ज्यादा दम नहीं। तो बच्चों, एनर्जी इंसिडेंट, ठीक है, इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम? एनर्जी इंसिडेंट इज इक्वल टू एनर्जी थ्रेशोल्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी, जिसको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बोलते हैं। ओके, अब बच्चों एनर्जी इंसिडेंट क्या है? 500 नैनोमीटर, तो hc बाई लैम्डा। सो h की वैल्यू पुट कर दी। तो ऐसा करते हैं हम लोग, पहले तो निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी को, उसमें कौन सी यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकाल सकते हैं। एक ये भी तरीका है, आप स्टैंडर्ड तरीके से तो कर ही सकते हो, मैं थोड़ा सा फास्टर तरीका बता देता हूं। तो सब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे। तो 1240, तो इसके लिए hc बाई लैम्डा का क्या फॉर्मूला है? 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर 500 इज इक्वल टू एनर्जी थ्रेशोल्ड, ठीक है। एनर्जी थ्रेशोल्ड में एनीवे ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो चलिए फिर इसको हम लोग प्रॉपर डिटेल में ही लिख लेते हैं, ऐसा यूनिट में ही करना पड़ेगा इसको, वही ज्यादा बेटर है। तो h 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू c विच इज 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा। लैम्डा बेटा है 500 नैनोमीटर, तो 500 इंटू 10 की पावर -9, दिस इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड दी है आपको 4.3 इंटू 10 की पावर 14, तो यहां जाएगा 6.626 10 की पावर -34 इंटू 4.3 इंटू 10 की पावर 14, तो ये हो गया बच्चे h न्यू, है ना, यहां पर लिखा है हमने h न्यू प्लस हाफ
मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब यहां मास क्या रखेंगे, मास वैसे तो आपको इलेक्ट्रॉन का याद होगा बट स्टिल यहां दिया हुआ है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। सब कुछ बच्चों ऐसा ही यूनिट में रखना है, कैलकुलेशन करनी है, खूब सारी भारी भरकम कैलकुलेशन है। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा आपके पास। तो यहां पर आपको मार्क करना था आंसर 5। अब आपको लगेगा कि सर इतनी कैलकुलेशन है सर, हम कैसे करेंगे सर, सर हम नहीं कर सकते सर, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते तो नहीं बन सकते अमीर आदमी, करोड़पति अरबपति बनने का सपना तो देखते हो ना आप लोग, कि सर मेरे पास मर्सिडीज हो, मेरे गूगल में जॉब लग जाए 10 करोड़ रुपए की, मेरे फेसबुक में जॉब लग जाए 2 करोड़ रुपए की। मन तो करता है ना, बाइक लेके घूमूं सर, मैं BMW चाहता हूं सर, मोबाइल में मेरे पास आईफोन ही होना चाहिए, लैपटॉप मेरे पास एप्पल का ही होना चाहिए, और तो कोई चाहिए नहीं मेरे को। तो जब ख्वाब इतने बड़े बड़े हैं तो कैलकुलेशन भी बड़ी बड़ी करनी पड़ेगी, समझे। अगर आप अदरवाइज फिर लॉटरी है, दो ही चीजें होती हैं बच्चों, या तो इंसान मेहनत से कामयाब होता है या फिर लॉटरी से। अब लॉटरी तो देखो किस्मत वाली बात है, राइट, कि लॉटरी लग गई, नहीं लगी नहीं लगी, है ना, वो तो फिर आपके साथ हो सकता है कि आप मेहनत से खूब पैसा कमाओ, कभी किस्मत किसी कारण मजबूरी खराब हो जाए तो आपका पूरा पैसा भी चले जाए। तो किस्मत का तो ऐसा है, वो पॉजिटिव साइड पे भी आपको इंपैक्ट कर सकती है, नेगेटिव साइड पे। हाउएवर मेहनत एक ऐसी चीज है, चाहे आपका स्टेटस नीचे हो चाहे आपका स्टेटस ऊपर हो, वो आपको और ऊपर ही लेके जाएगी। अगर आप एकदम नीचे हैं, बॉटम पे मेहनत करेंगे तब भी ऊपर जाएंगे, अगर आप एकदम ऊपर है मेहनत करेंगे तो आप और ऊपर जाएंगे, समझे। तो मेहनत इज समथिंग जो आपके हाथ में होती है, और यहां पर मेहनत का ही काम था। तो ये जो कैलकुलेशन आप लोगों को, जिन बच्चों को बुरी लगती है कि सर मेरे को सर कैलकुलेटर ही चाहिए सर, तो ये सब इसी कारण से बुरी लगती है क्योंकि आपने बहुत कैलकुलेटर यूज किया, पहले मेहनत नहीं की। तो अब स्टार्ट कर दीजिए इमीडिएटली मेहनत करना, बिकॉज मेहनत से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो ये रहा अगला सवाल, 7वां सवाल, एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। इसके लिए अब ये है आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे, ठीक है। तो चलो इसको कोशिश करो आप, 1 मिनट का टाइम आपका शुरू होता है, अब शुरू हो जा भाई, हो गया शुरू, ओके चलिए, वेरी गुड अब्दुल बाब, देवजीत चंद्रा, करिए बच्चों, सॉल्व करिए इसको। An accelerated electron with speed of this has uncertainty of this. The uncertainty in finding in location is this. Find the value of x. Heisenberg uncertainty principle का बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन। डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। 25 सेकेंड बचे हैं। अब ऐसा नहीं फॉर्मूला लिख के छोड़ दो कि सर फॉर्मूला लिख दिया, सर फॉर्मूला याद आ गया, सर हो तो जाएगा ही, ऐसा नहीं है। सब्सटीट्यूट करिए वैल्यूज बकायदा, क्योंकि सब्सटीट्यूशन के टाइम पे आपको असलियत में पता चलता है आपको आता है नहीं आता। सही सब्सटीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर बच्चे यही मार खाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस में तो रहा ही मत करो, है ना। अभी क्या हुआ है कि लॉकडाउन में सब चीटिंग कर करके खूब 90%, 95% और 99% नंबर लाए स्कूल में, तो कॉन्फिडेंस भी तुम लोगों का, ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई चल रहा है। तो इसी वजह से थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करिए, रियलिटी चेक पे आइए। आप अपनी असलियत जानते हैं अच्छे से, जानते हैं नहीं जानते, नहीं जानते तो ये देखिए अभी आपको असलियत दिखाई जा रही है आपको आपकी, है ना। तो अब जान जाओ, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं सुन रहा है ना। मैं आप तो मेरे को देख सकते हो, मैं आपको नहीं देख सकता हूँ, खुशी की बात ये। तो इसलिए चिंता मत करो, कोई बेइज्जती नहीं हो रही किसी प्रकार की। लग रहा होगा सर बेइज्जती कर रहे हैं, तो कोई बेइज्जती नहीं कर रहे, मैं देख ही नहीं रहा तुमको, कोई और तुमको जानता ही नहीं, सब निकनेम से बैठे हुए, तो किसको क्या पता, है ना। तो कम से कम अपने आप का सेल्फ रियलाइजेशन करिए, खुद की आत्मा जगाइए कि आपको पढ़ने की कितनी जरूरत है, अभी भी वक्त है। चलो भाई, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी। तो बच्चों अब देखिए अनसर्टेनिटी स्पीड दिया था आपको, तो डेल्टा वी निकालना है तो क्या करोगे, 0.02% है, तो 0.02 इंटू वी जो कि दिया था आपको 5 इंटू 10 की पावर 6, तो यहां से 10 की पावर 4 हो गया, है ना, ये हो गया 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 2, तो 10 इंटू 10 की पावर 2, तो 1000 आ जाएगा आई थिंक यहाँ से। बाकी आप लोग भी कर लेना कैलकुलेशन, मेरा बुढ़ापा चल रहा है तो थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक हो जाता है कभी कभार, है ना, तो इसको चेक कर लेना एक बार। आई थिंक यही आएगा, 4 0 हो गया, 5 to 10 हो गया, तो 3 0 हो गया, सही है। डेल्टा एक्स निकालना है, सो डेल्टा एक्स बेटा कितना आएगा, देखिए एच की वैल्यू पुट करते हैं, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन 4 पाई, तो 4 लिख दिया, पाई की जगह 22/7 लिख दिया। इसके बाद m मास कितना हो गया, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इलेक्ट्रॉन है इसलिए, राइट, और इंटू डेल्टा वी आ गया,
अब डेल्टा भी कितना निकाला हमने 1000। इस पूरी इक्वेशन को बच्चों आप सॉल्व करेंगे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से वैल्यू निकल के आएगी डेल्टा एक्स की 58 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, जिसको आप जब कंपेयर करेंगे x इंटू 10 की पावर -9 से, तो यहां से आपको आपका प्यारा भोला भाला सा x मिल जाएगा और इस x की वैल्यू है 58। तो 58 वाज द राइट आंसर विच वाज एक्सपेक्टेड कि आप यहां पर मार्क करें। तो इससे आप लोगों को इंटीजर टाइप पे आंसर कैसे मार्क करना है इसका भी बढ़िया आइडिया लग जा रहा है, राइट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सब लोग रेडी है क्या अगले क्वेश्चन के लिए? पहले बोलो रेडी 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 सर, रेडी रेडी रेडी। सभी लोग कमेंट कर दीजिए रेडी 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 अगर रेडी है तो, है ना। थोड़ा एक्टिव हो जाओ, सब लोग बैठे बैठे सो जाते हो तुम लोग। ठीक, पढ़ाई लिखाई तो यार थोड़ा सा तो बोरिंग होता ही है, कोई इतना सुपर इंटरेस्टिंग तो होता नहीं, मेहनत वाला काम है। अभी अभी बताया आपको मेहनत करनी पड़ती है ना। तो थोड़ा सा इसको कोशिश करिए अपने लिए हैपनिंग बनाने का, पार्टिसिपेट करते रहिए। ओवर चैटिंग नहीं करनी, फिजूल चैटिंग नहीं करनी है। सभी लोग लिख दीजिए रेडी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा बच्चों आपके स्क्रीन पे, 1 लाख रुपए के लिए। चलिए करो सॉल्व इसको, 1 लाख का मनी ऑर्डर भेज दूंगा तुम लोगों को। क्वेश्चन ये है, द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर प्रोवाइड्स 1000 जूल ऑफ एनर्जी इन 10 सेकेंड्स। व्हेन दिस रेडिएशन फॉल्स ऑन सरफेस ऑफ सोडियम, x into 10 की पावर 20 electrons are ejected per second. Assume that the wavelength is sufficient for ejection of electron from the surface of sodium metal. Value of x is. तो बढ़िया कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है आपका। टाइम मैं अब शुरू करता हूं, आराम से सवाल को एक बार और पढ़िए और फिर अटेम्प्ट करिए। चलिए फटाफट करना है भाई, सभी बच्चों को ट्राई करना है। तेरह सेकेंड, 12 सेकेंड, 11 सेकेंड, 10 सेकेंड। करो भाई करो, फटाफट करो। चलो बच्चों टाइम इज अप नाउ। ठीक है, चलिए आ जाइए सभी लोग। यहां देखिए क्या करना था। सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इतना, ठीक है, 1000 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है 10 सेकेंड में। ठीक, तो 1 सेकेंड में कितना है, क्योंकि हमको 1 सेकेंड में ही निकालना है। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड पूछा है आपको, है ना। तो पहले तो टोटल एनर्जी 10 सेकेंड की दी है बेटा, तो आपको एनर्जी पर सेकेंड निकालना है, मतलब पावर निकाल लेते हैं। तो 1000/10, ये कई बच्चे ये नहीं किए होंगे इसलिए उनका आंसर गलत आ जाएगा। तो 100 जूल पर सेकेंड। अब एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा कितनी एनर्जी चाहिए? hc/λ चाहिए सर। h की वैल्यू 6.626, 10 की पावर -34, c की वैल्यू 3 × 10 की पावर 8/λ। लैम्डा कहाँ है भाई? लैम्डा है 400 नैनोमीटर, तो 400 × 10 की पावर -9। तो मान लेते हैं यहां से कुछ आई p जूल। ठीक, अब आपको निकालना है टोटल इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं? तो बेटा टोटल p जूल एनर्जी एक को चाहिए। टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है? 100 जूल। तो एक को अगर इतनी चाहिए तो 100 डिवाइडेड बाई p कर देंगे तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा आपको। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू बच्चों निकलेगी 2.01 × 10 की पावर 20। और सिंस आपको इंटीजर मार्क करना था, नियरेस्ट इंटीजर, तो यहां आंसर हो जाएगा आपका 2। समझ में आया? तो पहले तो हमको 10 सेकेंड की एनर्जी दी थी 1000 जूल, तो हमने निकाल लिया 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी? 100 जूल। ओके, अब हमने फिर नेक्स्ट स्टेप में निकाल लिया कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? hc/λ से। अब एक इलेक्ट्रॉन को इतनी चाहिए, टोटल एनर्जी 100 जूल है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने निकले? टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी रिक्वायर्ड बाय 1 इलेक्ट्रॉन will give you total number of electrons
जो बाहर निकले, जो कि निकल के आया 2 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है भाई बच्चों? ओके, चलिए अगला सवाल ये रहा अब आपके स्क्रीन पे, फटाफट सॉल्व करिए, 1 मिनट सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को करने के। ट्राई करिए। वेनेडियम के आपको पूछा गया है, जिसका एटॉमिक नंबर 23 होता है, p ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वेनेडियम के p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? चलो भाई, हो गया, समय समाप्ति की घोषणा हो गई। अब वेनेडियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 23, तो चलो जरा एटॉमिक नंबर से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए। सो बेटा क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3, राइट। सो ये वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये पूछा है। तो p ऑर्बिटल में बेटा ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, इधर हो गए और 6 6 और 6 12, बस हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वेनेडियम हैज इन p ऑर्बिटल इज इक्वल टू, आंसर हो गया बच्चों इसका 12। कभी कभार जेईई मेंस में इतना आसान सवाल आ जाता है कि डाउट होने लग जाता है कि यार ये सवाल सही कर रहा हूं मैं कि नहीं कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं कहीं ये गलत कर रहा हूं मैं, गलत समझा है मैंने, या कई बार हो जाता है शक, है ना। तो ऐसा नहीं मानना है बच्चों। ये सवाल इसी बात का एग्जाम्पल है कि कभी कभार एकदम एक्सट्रीमली लल्लू सवाल भी आता है। अब हो सकता है कुछ बच्चों को लगे यार सर ये लल्लू थोड़ी ना, तो सर लल्लू तो बहुत भी लल्लू होता है, ये तो लल्लू नहीं माना जाएगा। तो बेटा देखिए, सबके लिए अलग अलग रेफरेंस लेवल है ना, किसी बच्चे को कोई आसान लगता है, कोई आसान लगता है। बट ये आप लोगों के साथ भी मेरे ख्याल से कभी कभी होता होगा कि क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है इतना आसान सवाल कैसे आ गया, है ना। तो अब इन सब चीजों की प्रैक्टिस कैसे होती है, मॉक टेस्ट। आप लोगों को डेफिनेटली एग्जाम से पहले 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एटलीस्ट देने चाहिए अपने इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक। और सिर्फ मॉक टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा, उसके बाद बैठ के उसकी एनालिसिस भी करनी कि भाई कौन से सवाल गलत हुए, क्यों गलत हुए, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, कॉन्सेप्चुअल एरर था कि मेरे को पता ही नहीं था फॉर्मूला, या कभी सुना भी नहीं था ये टॉपिक, कभी पढ़ा भी नहीं था। तो इस प्रकार से आपको एनालिसिस करके उसको फिर ठीक भी करना होता है ना, कि जहां जहां गड्ढे हैं उस पर प्लास्टर लगा के भरना भी होता है, उसको पुट्टी लगा के। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, 3,20,000 रुपए के लिए, जो कि पहला पड़ाव है आपका। अब मिनिमम आप अगर ये सवाल सही करते हैं तो 3,20,000 लेके जाएंगे यहां से, ठीक। चल शुरू हो जाओ। 10वां सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। The wavelength of electrons accelerated from rest through a potential difference of 40 kilovolt is x into 10 की पावर -12 मीटर, then the value of x is। कम ऑन ट्राई करिए। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ पूछा है, ये एक डायरेक्ट रिजल्ट भी है, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं आप, या इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। चलिए ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, 30 सेकंड बचे हैं बच्चों। बेसिकली डी ब्रॉगली से रिलेटेड कॉन्सेप्ट से लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv या h अपॉन p वाला फंडा है, या इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास ऑफ पार्टिकल। 5 सेकेंड, 3 2 1 0। चलो भाई टाइम अप। आ जाओ भाई सब लोग यहाँ पर देखो, ठीक। देखिए जरा यहाँ पर क्या करना था। तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मैटर की वेवलेंथ पूछी, फोटोन नहीं, इलेक्ट्रॉन मैटर है, बिकॉज इट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, राइट। तो इसीलिए मैटर की वेवलेंथ मतलब क्या हो गई, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का सबसे पहला फॉर्मूला ये होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv या h अपॉन p, बिकॉज p इज मोमेंटम, mv इज मास इनटू वेलोसिटी। लैम्डा काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों, या एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा है इन जनरल, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी को हम चार्ज ऑफ पार्टिकल इंटू पोटेंशियल डिफरेंस v,
जिससे उसको एसेलरेट किया जाता है इंटू m, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ q इंटू v क्या है, काइनेटिक एनर्जी की जगह लिखा, वेयर q रिप्रेजेंट्स चार्ज ऑफ द पार्टिकल एंड v इज पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इट इज एसेलरेटेड। और बेटा ये फॉर एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला छोटा होके क्या बन जाता था, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अंडर रूट 150 बाई v एंगस्ट्रॉम या 12.24 बाई अंडर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, राइट। अब यहां पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है 40 किलो वोल्ट, तो 150 बाई 40 किलो तो 40,000। इसको बच्चों आप सॉल्व करेंगे, इतना एंगस्ट्रॉम, इतना इंटू 10 की पावर -10 मीटर, ये आंसर आएगा। फिर आपको वैल्यू निकालनी है यहां से, तो फाइनली आप देखेंगे कि यहां से जो वैल्यू आएगी आपकी 6 इंटू 10 की पावर -12 के आसपास आएगी, इसीलिए यहां आंसर क्या हो जाएगा 6। क्लियर है भाई? कैलकुलेशन तो है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन का मतलब कैलकुलेशन तो रहेगी। अब बहुत सारे ऐसे चैप्टर भी तो हैं जिसमें कैलकुलेशन नहीं है, जीओसी से क्वेश्चन आ जाए तो कैलकुलेशन नहीं है ज्यादा, है ना। आपका बॉन्डिंग से आ जाए तो खास नहीं रहेगी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी से आएगा तो नहीं रहेगी, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, जनरली जो इनऑर्गेनिक वाले चैप्टर्स हैं, इससे बच्चों, इसीलिए बहुत बच्चे इनऑर्गेनिक को इग्नोर करते हैं, सोचते हैं इनऑर्गेनिक मजा नहीं आता, मजा नहीं आता। तो बट आप लोग मजे के लिए तो पढ़ नहीं रहे, है ना। आप क्यों पढ़ रहे हो? नंबर लाने के लिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो, आईआईटी में जाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ। तो बहुत बार जिंदगी में चीजें करनी पड़ती हैं जिसमें मजा नहीं आता है, बट आपको इसलिए करना होता है क्योंकि फ्यूचर दिखता है उसमें, है ना। तो बस वही बात है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी थोड़ा मजा कम है उसमें, हाउएवर आपको पढ़ना है उसको, बिकॉज वो बहुत वैल्यूएबल है। उससे क्या होगा, इनऑर्गेनिक क्वेश्चन है खट से आंसर, क्वेश्चन पढ़ा खत्म हुआ नहीं उससे पहले आंसर, है ना। ये फायदा है इनऑर्गेनिक। और क्वेश्चन सारा का सारा कहां से आता है, एनसीईआरटी से। ये डबल फायदा क्यों, क्योंकि बाकी फिजिकल ऑर्गेनिक में तो इधर उधर से भी क्वेश्चन काफी आ जाते हैं, एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक से तो सिर्फ प्योर एनसीईआरटी से आता है। तो इसीलिए एनसीईआरटी जो है इनऑर्गेनिक की, वो याद कर डालिए अच्छे से। इसको याद करने के लिए मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए, उसके एमसीक्यूज करिए, और खास करके जो एनसीईआरटी के पीछे वाले क्वेश्चन हैं उनको जरूर करिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करिए। ये रहा आपका, टाइम शुरू हो रहा है अब। The question is azimuthal quantum number of valence electron of gallium plus, gallium plus के azimuthal इलेक्ट्रॉन के azimuthal quantum number क्या होगा? फटाफट ट्राई करिए, 40 सेकेंड बचे हैं, किया जा सकता है इतने टाइम में क्वेश्चन। दस सेकेंड, 9 सेकेंड, 8 सेकेंड, 7 सेकेंड, 5 4 3 2 1। चलो भाई बहादुरों, आ जाओ इधर, देखो जरा क्या करना था। पहले तो गैलियम, नॉर्मल गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्या पूछा है, इसमें तो वैलेंस पूछा है, तो इसलिए शॉर्ट वाला लिख देते हैं। आर्गन तक 18 हो गया, 4s2, 3d10 एंड 4p1, ये हो गया बेटा गैलियम 31, इसका एटॉमिक नंबर। आर्गन तक 18 होता है, 18 2 20 और 10 30 और 1 31। अब गैलियम प्लस में इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, चलो फटाफट बताओ। गैलियम प्लस का इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 4s से निकलेगा, 3d से निकलेगा, 4p से निकलेगा। चलो भाई बताओ, गैलियम प्लस का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किधर से निकलेगा? तो यस, द आंसर इज 4p से निकलेगा। तो फाइनली इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 4s2 3d10। हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर। अब देखो यहीं पर है ट्रिकी वाली बात, ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्यों दिया, सोच समझ के दिया, फंसाने के लिए जनता को, है ना। तो देखिए कैसे फंसेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब पूछा है तो बच्चा देखेगा, अरे वैलेंस 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 मतलब बाहर वाला, बाहर वाला मतलब 3d, 3d का बता देगा, जबकि 3d का गलत है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों कौन सा है, आपको अभी बताया था, वैलेंस शेल वो होता है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे ज्यादा होता है। याद कर लो इस बात को, सीधा फंडा है, कॉन्सेप्ट है, ठीक। ऐसा नहीं कि फालतू ट्रिक फ्रिक इधर उधर, कंसेप्ट है, प्योर कंसेप्ट, 100% ओरिजिनल प्योर कंसेप्ट कि व्हाट इज वैलेंस शेल।
वैलेंस शेल इज द शेल जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे बड़ा होता है, n की वैल्यू सबसे बड़ी होती है, इसीलिए 4s हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 यहां बड़ा है। तो अब इसका एजिमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू बतानी है, तो मेरे ख्याल से आप लोग जानते हैं s के लिए l 0 होता है। हेंस बेटा इसका आंसर यहां क्या आ गया, आपका फेवरेट नंबर एग्जाम में खूब आता है, याद होगा आपको, 0 है कि नहीं। तो बच्चों इसका आंसर था हमारा 0, हमारी आर्यभट्ट की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब हम लोग कर रहे हैं एमसीक्यू, 2-4 एमसीक्यू भी कर लेते हैं ना, थोड़ा सा तुम लोगों को एमसीक्यू में मजा आता है, ए सर ए, बी सर बी, है ना, उसमें मजा आता है। चलो ठीक है, ये है बच्चों असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन। इसमें 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको, एक स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, उसके पढ़ के समझ के आपको ये बताना है कि इसका ए बी सी डी में से क्या आंसर है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, एक सही एक गलत है, वगैरह वगैरह। चलिए तो आप लोगों का समय शुरू होता है अब, ट्राई करिए। पढ़ो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो, करो। 40 सेकेंड हो गए हैं भाई। पांच, 4, 3, 2, 1। हाँ भाई टाइम हो गया है पूरा। अब देखिए इधर कैसे करना था ये क्वेश्चन। तो बेटा इसमें देखिए स्टेटमेंट 1 है, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम क्वालिटेटिवली, ठीक है, वैसे मजे लेने के लिए वर्ड लिखा है तो ज्यादा उसमें मत चले जाया करो, कॉन्फिडेंस डाउन मत किया करो, क्वालिटेटिवली ये वो फालतू है। According to Bohr's model atom, the magnitude of velocity of electron increases with decrease in positive charge on the nucleus. तो बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, 2.19 10 की पावर 6 इंटू जेड बाई एन, जानते हैं नहीं जानते? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर या चार्ज ऑफ न्यूक्लियस होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शेल नंबर होता है, राइट। चलिए अब यहां भाई साहब क्या कह रहे हैं, हमारे एग्जामिनर कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज, है ना, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड बोल रहा है। तो क्या ये बात सही है? नहीं है सही, ये तो बात गलत हो गई, तो ये फॉल्स है पहला स्टेटमेंट। ठीक, क्यों? बिकॉज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, नॉट इनवर्सली। सेकंड देखिए, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम क्वालिटेटिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन, अब यहां बोल रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी, ये कह रहा है। तो ये तो सही बात है, n के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, जो कि कहां पर है? स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट सी। तो ऑप्शन सी फॉर चंपा बच्चों हमारा यहां पर सही जवाब होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, चलिए जरा इसको ट्राई करिए। 13 नंबर सवाल 25 लाख रुपए के लिए। आ जाओ भाई, चलो देखा जाए कौन सही करता है इसको। टाइम शुरू हो गया अभी। इफ द थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम वॉज करेक्ट, अगर थॉमसन मॉडल हमारा जो सबसे पहले आए थे जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, वो अगर सही है, देन द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, तो कौन सा रिजल्ट है जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में चेंज हो जाएगा बेसिकली, है ना, उसकी वजह से। ऑल द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिक्रीज इन स्पीड, अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ एंगल्स, all alpha particles get bounced back by 180 degree, या alpha particles pass through the gold foil deflected by small angles and with reduced speed। बोलो बोलो टेल, बोलो बोलो टेल, क्या लगता है आपको? अगर थॉमसन मॉडल, है ना, थॉमसन मॉडल अगर सही होता तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में क्या फर्क आ जाता? हो गया, सबने एक एक आंसर बता दिया।
ABCD, अनीता, बबीता, चंपा, डॉली, जिसकी भी टीम में हो आप उसको वोट डाल दीजिए भाई, अंगूठा लगा दीजिए अपना उस पर। ठीक, लगा दिया सबने। चलिए अब देखिए, सो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम वाज करेक्ट, देन द रिजल्ट वुड हैव बीन ऑल द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड कॉइल विदाउट डिक्रीज इन स्पीड। ऐसा तो नहीं, राइट, वो तो उल्टा पास ही नहीं हो पाते, क्योंकि उसने क्या कहा था कि गोल्ड फॉइल में थॉमसन ने कहा था कि द पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द एंटायर न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली एम्बेडेड। तो मतलब दो अगर एटम को अगर हम मैग्नीफाई करके देखते तो इस प्रकार से दिखता है ना, एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, तो जब अल्फा पार्टिकल आता तो निकल ही नहीं पाता बेचारा यहां से। ठीक, तो ये पहला वाली बात तो गलत है। अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड ओवर वाइड रेंज ऑफ एंगल्स, बोल रहा है कि मतलब 0 डिग्री से 180 डिग्री तक हर एंगल पे डिफ्लेक्ट होता, वो तो एनीवेज हुआ ही था, तो ये भी गलत है क्योंकि वो सही नहीं था। ऑल अल्फा पार्टिकल्स गेट बाउंस बैक बाय 180 डिग्री, बोल रहा है सारे के सारे ही 180 डिग्री पे वापस चले जाएंगे। कुछ कुछ लग रहा है यहां पर ये सही हो सकता है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको दिया गया था, बट बेटा आप सोच के देखिए क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारे के सारे 180 डिग्री पे ही वापस चले जाए? थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन तो इधर उधर होगा भी, राइट, इसीलिए ये गलत है। जनरली स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जब भी होते हैं ऑल ऑलवेज ये गलती होते हैं जनरली। अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स विद रिड्यूस्ड स्पीड, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अल्फा पार्टिकल्स जो होंगे वो गोल्ड फॉइल से जो पास होंगे, ठीक, बहुत कम पास होंगे, बट जो भी पास होंगे वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे। क्यों? बिकॉज उनके बीच में स्पेस बहुत कम है, तो ऐसा नहीं कि लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो पाएंगे, बहुत स्मॉल एंगल से ही डिफ्लेक्ट होंगे, और यहां पर उनकी स्पीड भी जो होगी पास होते टाइम कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14, 50 लाख रुपए के लिए। ये रहा आपके स्क्रीन पे, ट्राई करिए, 60 सेकेंड शुरू होते हैं आपके। अब तो स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सही कौन गलत। जनरली इस टाइप के असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं बच्चे गलत करते हैं, है ना, जनरली कम ही बच्चे इसको सही कर पाते। करिए ट्राई। टाइम अप होने वाला है बच्चों, टाइम इज अप, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। बिल्कुल सही बात है, ये इसमें कोई झुटलाहट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि याद करिए रदरफोर्ड्स के जब ड्रॉबैक्स लिखे थे आपने, उसमें एक ड्रॉबैक आप ये भी लिखते हैं कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन, रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, कि वो लाइंस क्यों आई थी? बिकॉज रदरफोर्ड को ये नहीं पता था कि फिक्स्ड डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट्स है, उसको लगता था इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है, इसीलिए ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। देन स्टेटमेंट 2 देखिए, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम कॉन्ट्राडिक्ट्स हाइड्रोजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये भी बेटा एकदम सही बात है। क्यों? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ही बोर्स मॉडल को सबसे ज्यादा धक्का लिया था। बोर ने बोला था क्लियरली फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स पाथ बताया था, उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी बता दी थी। हाइजेनबर्ग ने कहा था कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, राइट, डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी वाला फंडा, राइट। तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट सही है। इसमें पहला फॉल्स दूसरा ट्रू लिखा है, इसमें दूसरा फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स ट्रू। ऑप्शन डी बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट ए और बी सही है। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट पे बेस्ड भी क्वेश्चन बच्चों बहुत आते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट एक बार जरा सा ब्रीफली आपको बता देता हूं जिन बच्चों को नहीं पता। सो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बच्चों इज गिवन बाय √n+2 bm, वेयर bm स्टैंड्स फॉर बोर मैग्नेटॉन। यहां n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं तो डायमैग्नेटिक स्पीसीज होता है, जनरली कलर लेस होता है, राइट। और जब भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ होते हैं, 1 हो 2 हो 4 हो कुछ भी हो, तो वो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होता है और जनरली वो कलर्ड भी होता है।
और जब पैरामैग्नेटिक होता है तो उसकी स्ट्रेंथ ऑफ पैरामैग्नेटिज्म कि कितनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा मैग्नेट से इज गिवन बाय मैग्नेटिक मोमेंट म्यू विच इज अंडर रूट n+2 बोर मैग्नेटॉन। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। चलिए अब आपको क्या करना है, हमको ये काम करना है, ये बढ़िया क्वेश्चन है मैग्नेटिक मोमेंट की प्रैक्टिस कराने के लिए। तो इन तीनों के मैग्नेटिक मोमेंट निकालने समय आपका शुरू हो रहा है। अब शुरू हो जाओ भाई, एटॉमिक नंबर भी दे दिया और आसान कर दिया काम, इससे ज्यादा क्या लोगे भाई। तीस सेकेंड हो चुके हैं, फटाफट करते चले जाओ। स्कैंडियम 21, टाइटेनियम एंड वेनेडियम। टाइम इज अप डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब यहां देखेंगे सभी बच्चे। सो देखिए इनका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बड़ा आसान है, याद रखना। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम का, स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1। टाइटेनियम 22 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2। वेनेडियम 23 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3। ठीक, 3d1 3d2 3d3, बड़ा आसान। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको निकालना है पहले तो स्कैंडियम 3+ का। तो स्कैंडियम 3+ में इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, देखिए एक पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेंगे, आपको बोला पहले तो आउटर मोस्ट शेल से निकलता है, 4s से निकलेगा, एंड देन ये 3d वाला भी निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली स्कैंडियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो आर्गन वाला ही हो जाएगा, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा इसमें कितने दिख रहे हैं आपको, 0 दिख रहे हैं सर, बिल्कुल हमारा फेवरेट नंबर 0 बटा सन्नाटा। चलो अब आ जाओ। अब देखिए टाइटेनियम 3+, तो टाइटेनियम 3+ में बच्चों क्या होगा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन आपके 4s से निकल जाएंगे और एक उधर 3d का निकल जाएगा। तो टाइटेनियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d1, ये आ गया। तो इसमें बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 1 आ गया। ठीक, और इसके बाद तीसरे नंबर पे है हमारा कौन, वेनेडियम। वेनेडियम का क्या है, 2+ है, वेनेडियम 2+। सो वेनेडियम 2+ में बेटा जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो दोनों यहां से निकल जाएगा। सो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा आर्गन 3d3। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां 3 आ जाएंगे। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं माना जाएगा सवाल को, बस थोड़ा भी बच्चे ने थोड़ी भी प्रैक्टिस की है, पढ़ाई लिखाई की है डिसेंट लेवल पे, तो इसको उसको समझ में आना चाहिए और हो भी जाना चाहिए। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों जब यहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास निकलेगा, और मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यूज निकलेंगी दैट विल बी करस्पॉन्डिंग टू ऑप्शन बी फॉर बबीता। ठीक, तो ऑर्डर ध्यान रखना है, पहले टाइटेनियम फिर वेनेडियम फिर स्कैंडियम मार्क करना था, इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्लियर है भाई सभी बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, 1-2 सवाल और कर ही लेते हैं ना, क्यों अपना ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, ट्राई करिए। 60 सेकेंड शुरू हो चुके हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ग्रुप 13 एलिमेंट E इज 4s2 4p1। अगर यहां ग्रुप 13 नहीं भी लिखा होता तब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के हम बता सकते थे कि ये ग्रुप 13 का ही एलिमेंट है, मतलब एल्यूमिनियम की फैमिली का एलिमेंट है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ p ब्लॉक पीरियड 5 प्लेस, पीरियड 5, p ब्लॉक पीरियड 5, फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है बेसिकली, प्लेस्ड डायगोनली टू एलिमेंट ई। फिफ्थ पीरियड का कौन सा एलिमेंट है जो इस एलिमेंट ई के डायगोनल में प्लेस्ड है, तो बोलो भाई, ये तो आसान ही है, इसमें क्या दिक्कत है। फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है तो ऑप्शन देख के ही आप वैसे ही बता दोगे, मतलब ऑप्शन ही ऐसे हैं कि एक ही एलिमेंट है फिफ्थ पीरियड का। यहां तो 5 4 3 2 1, तो बेटा इसका आंसर हो गया कौन सा, ऑप्शन डी।
ठीक, आप देखिए 5s2 5p2 ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट एक ही तो है, इसके अलावा और कौन फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है? ये सिक्स्थ पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड के हैं दोनों एलिमेंट। और दूसरी बात अगर आपको देखना है 5p2 4p1 के डायगोनल में ही तो होगा। अगर यहां पर ये 4p1 वाला है तो यहां पर 5p2 वाला एलिमेंट होगा इसका डायगोनल, है ना। यहां एक एलिमेंट होगा, यहां एक होगा, यहां होगा, यहां होगा, तो डायगोनल में कौन हुआ? फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट 5p2 वाला। क्वाइट इजी क्वेश्चन एक्चुअली, 1 मिनट भी रिक्वायर्ड नहीं था इसके लिए, 30 सेकंड भी काफी। चलिए अगला एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 करोड़ रुपए के लिए। ये एक सवाल आपका 1 करोड़ का है, टेंशन मत लो, है ना। 1 करोड़ पूरा बकायदा मनी ऑर्डर भेजूंगा तुम लोगों को, कैश भेज दूंगा, चलो पीटी हवाला के थ्रू भेज दूंगा, है ना। 10 रुपए का नोट तुम लोग देना इधर से, 10 रुपए का मैं दूंगा, एक्सचेंज कर लेंगे वो लोग। चलो भाई समय शुरू होता है अब। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। 2 स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट 1, 2 photons having equal linear momenta have equal wavelengths. Statement 2, if the wavelength of photon is decreased then the momentum of energy is also decreased. अब बताना है सही आंसर इसका क्या है। लगाइए दिमाग, बुझाइए। हाँ भाई बच्चों, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। आई होप आप लोगों ने अपने अपने आंसर मार्क कर लिए। ठीक है, तो बच्चों देखते क्या बोल रहा है। 2 photon having equal linear momenta have equal wavelength। ठीक, तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा होता है, राइट। सो लैम्डा जो होता है फोटोन का वेवलेंथ जो होता है वो उसकी एनर्जी पे डिपेंड करता है, ना कि उसकी वेवलेंथ लीनियर मोमेंटम पे, राइट। सो इसीलिए इसका पहला स्टेटमेंट तो बेटा हो गया हमारा फॉल्स। इफ द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन इज डिक्रीज देन द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ अ फोटोन विल आल्सो डिक्रीज। बिल्कुल सही बात। वेवलेंथ डिक्रीज करेंगे तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी एक तरह से डिक्रीज हो रही है, मतलब उसका मोमेंटम भी डिक्रीज होगा। मतलब सेकंड स्टेटमेंट बेटा हो गया ट्रू। तो इस हिसाब से पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हमारा ऑप्शन ए दिखा रहा है, इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक, चलिए अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, करिए ट्राई। 60 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। A proton lithium 3+ nucleus are accelerated by same potential. If lambda of both denote de Broglie wavelength of lithium this and this, then the value of this is, रेशियो निकालना और आपको दिया भी है मास दोनों का रेशियो, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। अरे भाई ट्राई करो जरा। तेरह सेकेंड, 12 सेकेंड, छोटा सा कैलकुलेशन है, ट्राई करिए। टाइम इज अप। चलिए अब इधर देखिए। सो बेटा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ये तो समझ में आ रहा होगा आपको कि ये वाला फॉर्मूला इसमें लगना है, h/√2 इंटू क्यू इंटू वी इंटू एम। अब आप देखिए लैम्डा जो दिख रहा है आपको √Q इंटू एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया। तो इसका मतलब लैम्डा ऑफ लिथियम अपॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन ये निकालना था आपको। ये क्या हो जाएगा? √Q ऑफ प्रोटॉन, राइट, प्रोटॉन ही है ना, इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन √Q ऑफ लिथियम इंटू मास ऑफ लिथियम, है कि नहीं? बिल्कुल सही है सर। तो ये आ जाएगा बच्चों, Q ऑफ प्रोटॉन हो गया E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मास ऑफ प्रोटॉन मान लेते हैं कुछ 1 AMU, ठीक, ये मान लिया, अपॉन Q ऑफ लिथियम कितना होता है? लिथियम 2+ बोला है इसमें, शायद लिथियम 3+ बोला है, ऑल राइट।
सो 3 यूनिट का चार्ज है इसमें, तो ये हो गया 3e मल्टीप्लाइड बाय लिथियम का मास बच्चों आपको दिया है 8.3 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, सो हो जाएगा 8.3 टाइम्स ऑफ 1 AMU। सो जरा देखिए क्या हुआ, 3 कैंसिल हो गया, 1 e और e कैंसिल, AMU AMU कैंसिल, 8 3 24, तो ये बेटा 1/√25 आया, जो कि 1/5 होता है। 1/5 की वैल्यू 0.2 होती है, बट आपको आंसर मार्क करना था x इंटू 10⁻⁻1 के फॉर्मेट में, जिसको आप 2 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन में जो आंसर मार्क होना था दैट वाज न्यूमेरिक 2। सो दिस वाज आवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक, तो आई होप अभी हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए, राइट। तो आप लोगों को एक आइडिया अच्छा खासा लग गया है 2021 में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे। आपने देखा काफी हद तक आसानी क्वेश्चन थे, कोई इतनी बड़ी डरने वाली घबराने वाली बात नहीं है। तो अब आने वाले बच्चों 20 दिनों में आपको यही करना चाहिए, आपको फोकस अपनी स्ट्रेंथ पे करना चाहिए, वीकनेस में नहीं करना चाहिए। अभी आपके जेईई मेंस में बहुत कम टाइम बचा है, तो अब कुछ भी नया मत पढ़िए, ये मैं एकदम स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा। जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनको अच्छा कर लीजिए और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, फुल कॉन्फिडेंस ले आइए, सो दैट एग्जाम के दिन जाके आपका बढ़िया पेपर। और जो आपके मीडियम चैप्टर्स हैं उनको आप थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं, बट जो आपके वीक चैप्टर्स हैं उनको बच्चों बिल्कुल किनारे कर दीजिए, उनको मत छूइए। ज्यादा से ज्यादा उनके फॉर्मूलाज देख लीजिए बेसिक, सो दैट आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कुछ आए तो वो आप कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और एक और PYQ एक और चैप्टर का हम लोग करेंगे। इस प्रकार से हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के PYQs आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले करा दें, और सेकेंड अटेम्प्ट के पहले तो मेरे ख्याल से हम लोग सारे चैप्टर्स के PYQs आपको तीनों ही सब्जेक्ट में करा देंगे। ठीक है, तो बहुत मजा आया मुझे आज इस सेशन में, आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया। मिलते हैं चलिए अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।